वर्ब टू बी का मतलब होना, टू डू का मतलब करना, टू हैव का मतलब रखना। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। V3 और V4 कभी अकेले नहीं आते, ये जब भी आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। हेडिंग बनाइए बेटा, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, क्या लिखा है? रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का रोल क्या है? आपको पहले मैं चार्ट दे रहा हूं, उस चार्ट को पूरा पहले उतारना है बिना समझे हुए, फिर मैं आगे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, आराम से काम करूंगा। तो सबसे पहले आप जो है एक चार्ट जो है बनाइए और हेडिंग बनाइए रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इस चार्ट को पूरा जो है छाप दीजिए। वर्ब टू बी यहाँ लिख देना है। वर्ब टू बी का मतलब होना, टू डू का मतलब करना, टू हैव का मतलब रखना, टू नीड मतलब ज़रूरत, डेयर का मतलब साहस, विल मतलब इच्छा। इसको आराम से हर बच्चे कॉपी करिए आराम से, जैसे लिखा हुआ है। हिंदी वाला लिख लो जो लिखा गया है। टू बी मतलब होना, टू डू करना, टू हैव रखना, टू नीड ज़रूरत। चलें आगे, चलिए अब समझने का प्रयास करिए। अब देखिए सबसे पहला चीज, जितना समझा रहा हूं समझिएगा उतना। यहाँ लिखा V1 का मतलब और कौन सा टेंस, V2 मतलब प्लस माइनस दोनों, V3 मतलब प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस सिंगुलर प्लूरल दोनों, परफेक्ट। V4 कॉन्टिन्यूअस, V1 फिर से हो गया प्रेजेंट, V5 माइनस मतलब सिंगुलर। ठीक है, अच्छी बात। अब नीचे लिखिए एक NOT नोट हिंदी में लिखिए, ऊपर लिखे, ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ऑक्सिलरी वर्ब AUXILUARY, ऊपर लिखे सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा भाई कि जितने वर्ब हैं ये सारे वर्ब का प्रयोग दो रोल में होगा, डबल रोल में। पहला रोल है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा रोल क्या है? मेन वर्ब। अब पहले समझते हैं कि मामला है क्या, ये होता क्या है कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। ये दो बात समझाया गया। अब थोड़ा सा पॉइंट नहीं समझिए। ये V1 का मतलब, अब बताइए आज से पहले इज ए मार्क कहीं लगा होता था, क्या उसे प्रेजेंट टेंस कहते थे या कॉन्टिन्यूअस टेंस? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब नहीं बोलना है, जहां भी इज ए मार्क, देखो यहाँ पे एम आर लगा, यहाँ पे क्या लगा? इज लगा। तो इज का मतलब माइनस, जहां भी एस लगा होता है वो आजीवन होता है सिंगुलर। देखो जितने वर्ड है सब में एस लगा है कि नहीं? जल्दी बोलो, सब में एस 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 है कि नहीं है? इसका मतलब सब क्या हो गया? सिंगुलर, सब हो गया V5। अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो बोलो V1, ये पूरा का पूरा V1 है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा V5 है कि नहीं है? तो आज के बाद इज एम आर हो, चाहे हैज हैव हो, चाहे डू डज हो, चाहे विल हो, ये सब का सब किस टेंस का होगा? सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि सर इज एम आर कॉन्टिन्यूअस होता आप प्रेजेंट कह रहे हैं, ये विल सेल फ्यूचर होता आप प्रेजेंट कह रहे हैं, ये हैज हैव परफेक्ट होता आप प्रेजेंट कह रहे हैं, बस मेरे हो। लेकिन विल के बाद देखो विल्ड नहीं, सॉरी वुड नहीं है, विल्ड किया गया है, क्योंकि विल का हिंदी क्या है? इच्छा। वहां पे विल क्या है? मीनिंगलेस है। यानी कि इसका डबल रोल का मतलब यह है कि एक मीनिंगलेस और एक मीनिंगफुल। तो पहले यह जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस कब होता है और मीनिंगफुल कब होता है। ठीक है, फिर हम डिटेल यहाँ पे आए वापस आएंगे। ये अपने पास लिखा हुआ है। तो पहला नोट क्या लिखा कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब जैसा भी किया जा सकता है। पहले देखा हमने कि डबल रोल में होगा, तो एक एक रोल देखते हैं आराम आराम से। तो नोट नंबर 2, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब
हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। आराम से बोर्ड पे ध्यान देखिए, आज पूरा क्लास यही चलेगा। देखो बोर्ड पे हमने कहा बेटा, जो कहा वो मैं लिख रहा हूँ। हमने कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, देखो लिखा वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, देखो लिखा मेन वर्ब, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग नहीं बोलते, कब बोलते हैं? जब उसके बाद आता क्या है? मेन वर्ब। तो हमने जो कहा हिंदी में क्या कहा? यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, ये कहा हमने। अच्छी बात। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा? कब? जब क्या आ जाएगा? बोलो। मेन वर्ब कितने होते हैं बेटा? 5, V1 V2 V3 V4 V5। अब प्रश्न उठता है 5 में से कौन सा मेन वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ चलता है? तो ध्यान देना, इंग्लिश की दुनिया में 2 ही मेन वर्ब हैं, एक है वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी V3 और V4 कभी अकेले नहीं आता, जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। लिखो नोट अगला, V3 और V4 लिखते जाओ, एग्जाम्पल दूंगा आराम से। लिखो V3 और V4 कभी अकेले नहीं आते, V3 और V4 कभी अकेले नहीं आते, ये जब भी आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। V3 और V4 कभी अकेले नहीं आते, ये जब भी आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। तो 2 वर्ब का ठेका ले लिया, यानी V3 और V4 कभी अकेले नहीं आएगा। अब बोर्ड पर नजर टिकाए रखो, खाली तुमको पहचानना है V3। मान लो समवन स्पीक इंग्लिश, कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है और आपसे कहा ही गॉन, वह चला गया है, ही गॉन। अब बताओ ही गॉन तुमको सामने बोला अंग्रेजी वो, और तुम समझ गया ही गॉन सही बोला, अंग्रेजी बोल रहा है, तो मुझे बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है? कैसे? क्योंकि गॉन सर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का, यानी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा आपसे कि V3 कभी अकेले, इसके बगल में क्या चाहिए? चाहिए ही। तो बोलो रॉन्ग करना आया? पहले गलती करना सीखो। तो ही गॉन गलत हुआ। प्रश्न उठता गलत क्यों हुआ? क्योंकि V3 कभी अकेले, तो V3 अकेले नहीं आता, तो सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया भाई? तो ही गॉन लिखा है, यानी V3 कभी अकेले नहीं होता। तो अब यहाँ पे अगर मैं कह दिया ही कमिंग, वह आ रहा है, तो बोलो ही कमिंग राइट है कि रॉन्ग है? यह भी रॉन्ग है सर। क्यों? क्योंकि V4 कभी अकेले, तो V3 और V4 तो ऐसा वर्ब है जो कभी अकेले, ये जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के, तो बोलो चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब। तो इसको क्या, V3 मतलब परफेक्ट टेंस और V मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। अब क्या हो गया? ही इज कमिंग। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हैज का मीनिंग रखना निकल रहा है क्या? यानी वही ऑक्सिलरी वर्ब जब बनता है हेल्पिंग वर्ब तो मीनिंगलेस होता है। लिखो अगला नोट, जब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनता है तो मीनिंगलेस रहता है। जब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनता है तो मीनिंगलेस रहता है। जब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वह मीनिंगलेस रहता है। जब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वह मीनिंगलेस रहता है। बोलो उंगली पकड़ के चला रहा हूं, नहीं चला रहा हूं? हर चीज पढ़ा रहा हूं। तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है तो क्या होता है वो? अब बोलो इस यहाँ पे हैज का अपना कोई हिंदी है? ऐसा बोलेंगे वह रखता है गया, नहीं ना। तो बोलो ये मीनिंगलेस है कि नहीं है? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मदद कर रहा है इसकी, इसका वैल्यू नहीं है, ये मदद करने के लिए आया है। तो मदद करने के लिए आया है मेन वर्ब का, क्योंकि गॉन अकेले नहीं आ सकता, कमिंग अकेला नहीं आ सकता, तो इसलिए हैज का नाम हो गया हेल्पिंग, इज का नाम हो गया हेल्पिंग। किसी बच्चों का आपत्ति? अगला नोट, नोट नंबर 2, मतलब मेन नोट 2 होगा, बाकी तुम्हारा उसी का सब्स्टिट्यूट था। अगला नोट मेन नोट लिखो, मेन नोट, मेन नोट। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, समझो बड़े आराम से प्यार से लिखो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए,
तो वही एक्सिलरी वर्ब, तो वही एक्सिलरी वर्ब, तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। जो कहा देखो बोर्ड लिख रहा हूं, हमने कहा कि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, काट दिया मैंने, ये बोला था। तो हमने बोला क्या, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता। मैंने कहा यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वही एक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, गलत, सही हो गया वाला पार्ट। अब समझिए गौर से, जब ये वाला पार्ट सही हो गया तुम्हारा, इसका मतलब हुआ कि ये वाला एक्सिलरी वर्ब क्या बन गया, मेन वर्ब। अब मेन बन गया तो मेन वर्ब होते कितने हैं, 5। 5 में 2 तो ऑक्युपाइड हो गया जी, V3 और V4, तो बचा कितना, V1 V2 V5, ये नहीं बचा 3। इसका मतलब कि मेन वर्ब 3 हो सकता है, V1 हो सकता है, V5 हो सकता है और V2 हो सकता है। यानी कि V1 V2 V5 अकेले आ सकता है, इसको नौकर की जरूरत नहीं है, तो ये अकेले आ गया। अब यहाँ पे V3 नहीं हो सकता, अच्छी बात। इसका मतलब हुआ बेटा कि तुम यहाँ पे बोलने के बोल सकते हो ही। अब ही के साथ तुमने इज बोला, बोलो इज चार्ट में देखो V5 है कि नहीं है, चार्ट में चेक करो, है कहाँ पे है, अच्छी बात। तुमने बोला ही डज, बोलो डज कहाँ है, अच्छी बात। तुमने बोला ही, यहाँ बोला डिड कहाँ है, V2 में है ना जी, अरे V2 में है ना जी, नहीं है। तुमने बोला ही हैड कहाँ है, V2 में है। तुमने बोला ही हैज कहाँ है, V5 में है। तो बोलो ये सब सही है कि नहीं है। हिंदी क्या निकला, ही का हिंदी इज मतलब वह है, ही मतलब, डज मतलब देखो लिखा होगा हिंदी में करना, तो वह करता है। ही मतलब वह, डिड मतलब डू का डिड किया, वह किया। ही हैड उसके पास था, ही हैज उसके पास है। तो सब बोलो मीनिंगफुल है कि नहीं है। अब इसमें तुम अदर वर्ड कुछ भी जोड़ सकते हो ना जी। तो क्या कहा, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगा दो, क्या लगा दो, तुमको जो नाउन लगा लो। ही इज अ टीचर, बोलो टीचर नाउन है कि वर्ब है, तो ही इज अ टीचर सही है कि नहीं है। तो यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या जोड़ दिया हमने, नाउन या, तो बोलो क्या बन गया, मेन वर्ब में क्या बन गया, V5, कुछ आपत्ति, तो बन गया ही इज अ टीचर, वह टीचर है। यहाँ देखो हमने कर दिया अदर वर्ब जोड़ दिया यहाँ पे, ही डज दिस, दिस हो गया नाउन प्रोनाउन, तो वह करता है इसको। ही डिड दिस, वह इसको किया, चाहे दैट लगा जो मन करे। ही हैड अ लंच, वह नाश्ता किया था। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। तो सब देखो नाउन आया कि नहीं आया। तो यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगा दें हम, तो ये बोलो सब बन गया क्या, मेन वर्ब। अब कोई व्यक्ति पूछा ही इज अ टीचर कौन सा टेंस है, तब V5 किस टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट। डज कहाँ आता है, प्रेजेंट टेंस। डिड कहाँ आता है, सिंपल पास्ट। हैड कहाँ आता है, सिंपल पास्ट। हैड देखो V2 में लिखा होगा। हैज कहाँ है, V5 प्रेजेंट टेंस। अब डरना नहीं तुम लोग को। अब मन कर रहा हो कि हैज तो परफेक्ट टेंस में था सर, अरे था सो छोड़ो, आज दुनिया बदल रही, आज बदलो। पीछे से क्या पढ़ के आया है उससे क्या, भी एग्जाम्पल और दूंगा, घबराओ नहीं। यहाँ ताली बच्चे देखो भी समझो नहीं, देखो हमने नहीं समझाया, देखो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब, दो चीज समझ बेटा। कोई व्यक्ति, छोड़ो एक वाक्य सुनाता हूं, बड़ी पढ़ लिया। मेन वर्ब और दो ही वर्ब दुनिया में है। कोई व्यक्ति तुमसे ऐसी व्यवहारिक पूछ लिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, ऐसी पूछ लिया तुमसे
कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी में क्या अंतर है। तो तुम पढ़ाई लिखाई की बात उसको सिखाओ व्यवहारिक ज्ञान। बोलो कि मान लो किसी घर में एक मालिक है और एक नौकर है, तो मालिक को बोलते हैं मेन वर्ब और नौकर को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मालिक को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब का मतलब जब मेन काम करता है, जिसका हिंदी निकलता हो। जिसका हिंदी ना निकले वो कहे का आदमी। जैसे किसी आदमी को बोलता है अरे वो आदमी नहीं, जिंदा लाश है, धरती का बोझ है, बस खाता है और दूसरा कोई काम नहीं। वो तो कौन सुना होगा, नल्ला कोई काम का नहीं, बस समझते हो ना। तो एक आदमी हुआ जो काम करता है, तो काम करता हो तो हो गया मेन मालिक। उसी मेन मालिक को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस का राजा होता है उसे मेन वर्ब बोलते हैं। जो राजा हो क्या बोलते हैं उसको। अब उसका नौकर हो गया असिस्टेंट, तो नौकर का वैल्यू होगा, वैल्यू किसका? राजा का ना जी, मालिक का ना। अच्छी बात। अब मान लो कि एक ही राजा था और एक नौकर था। राजा निकल लिया ऊपर, निकल लिया, तो घर में कौन बच गया? अकेला नौकर बच गया। तो उस घर का पूरा मालिकाना किसको मिल जाएगा? नौकर को। कोई परिवार था ही नहीं उसका, तो नौकर वे क्या बन गया? मालिक। कब? जब मालिक नहीं था तब ना, यही बात हुआ। अब देखो उससे, अब यहां पे कहा बेटा, समझो स्ट्रक्चर में देखो, देखो सब्जेक्ट। अब दो चीज लिखा हमने, यहां लिखा सभी छोड़ो, यहां पे लिखा हमने लता, लता के साथ लिखा हमने हैज, यहां भी लिखा हमने हैज, ठीक। अब लता हैज के बाद लिखा हमने ईटेन। अब यहां पे लिखा लता हैज अ पेन। सिंपल एग्जाम्पल देखो, अब लता हैज ईटेन, अब लता हैज अ पेन, तो लता हैज ईटेन कुछ भी खाई मतलब, तो लता हैज ईटेन, यहाँ पे हैज, यहाँ भी हैज है, दोनों सेम चीज है कि नहीं देखने में। लेकिन यहाँ पे ईटेन क्या है? V3, V3 का मतलब मालिक आ गया। तो मालिक आ गया तो ये वाला जो हैज है इसका नाम क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। नाम क्या हो जाएगा इसका? अब ऑक्सिलरी नहीं बोलना है, हेल्पिंग वर्ब बोलना है, क्योंकि ऑक्सिलरी का मतलब पूरा संख्या है। यहाँ बोलना क्या? हेल्पिंग, मतलब इसकी मदद करने के लिए आया है। तो मदद करने आया तो इसका हिंदी नहीं निकलेगा। अब निकलेगा हिंदी, बोलो। जब हिंदी निकल जाएगा तो मालिक बन जाएगा ये, हिंदी निकलेगा इसका, ये हो जाएगा मीनिंगलेस। तो वह लता खाई है, चाहे खा चुकी है मतलब रखना हो रहा है, बोलो। ऐसा होता लता रखती है खाई, नहीं ना। अच्छी बात, तो ये हो गया, इसका नाम क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे देखो हैज आ गया, तो लता यहाँ निकलेगा रखती है, हिंदी निकलेगा लता के पास एक कलम है। तो लता हैज मतलब क्या? रखती है, हैज मतलब के पास है। तो मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? जब नाउन आया, ये मालिक चला गया, आ गया नाउन, तो ये बन गया मालिक। क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता, वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब इसी में लगा कंफ्यूज क्या करता है, वो सोचता हैज आ गया तो प्रेजेंट टेंस कैसे होगा। तो चार्ट में चेक करो कि हैज V5 है कि V3 है, चेक करो, है ना V5 चार्ट में। तो चार्ट में V5, और हमको पता है कि V5 का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? तो वहां से लिंक लगाओ प्रेजेंट टेंस। तो ही हैज अ पेन, टेंस का नाम कोई पूछे तो बोलना प्रेजेंट टेंस है, और इसका टेंस पूछे तो परफेक्ट टेंस है। कैसे पता सर? कि इसको पता किया हमने V3 से, इसका पता किया V5 से। यहाँ पे काम कर गया मेन वर्ब का, यहाँ काम करा मेन वर्ब का, एक काम करा हेल्पिंग वर्ब का। कुछ भी आता, वर्ब नहीं आना चाहिए। हैज हैव के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कुछ भी आ जाए, मेन वर्ब नहीं आना चाहिए। मेन वर्ब आ जाएगा बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब नहीं होगा वो बन जाएगा मेन वर्ब। जैसे यहाँ नाउन आ गया, ये बन गया मेन वर्ब, यहाँ पे नाउन नहीं आया, बन गया हेल्पिंग वर्ब। बस ये ध्यान रखो, ये दो कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया बेटा तो यकीन मानो मेरा तुम्हें इंग्लिश पानी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आम आदमी नहीं समझ पाता है इसको। अभी समझाता हूं कितना महत्वपूर्ण है ये। उतार लिया जी? लिखते रहो, सोचो मत, पूरा चीज लिखो। लता हैज अ पेन, हिंदी निकल रहा है के पास, रखती है, बन गया मेन वर्ब, मेन वर्ब V5 बन गया। लता हैज ईटेन, हैज बन गया हेल्पिंग वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसका मीनिंगलेस हो गया। एग्जाम्पल और दूं, घबराओ नहीं, एक एक पॉइंट समझो क्यों महत्वपूर्ण है। आम इंसान, एक बच्चा 10 बच्चे से पूछना, यही सेंटेंस पूछना, कैसे मुझे बता रहा हूं, नहीं समझ में आया? कोई बता पाएगा? तो तुम्हारे टक्कर में खड़ा हो जाएगा कोई, सीना तान के चलना है तुम्हें, करके।
धक्का लगे तो लगे। उतार ले इसको, उतारो, समझा तो बढ़िया से समझा, पूरा क्लास इसी पे लूंगा आज। एक एक पार्ट समझाऊंगा बढ़िया से, हर एग्जाम्पल दूंगा, हर बढ़िया समझाऊंगा, दिमाग घुसेगा। ठीक बेटा, हो गया? चलो अब देखो बढ़िया से, हमने एक एग्जाम्पल दिया बाबू आपसे समझने के लिए कि इसी लता को उठाया और इसी हैज को उठाया, इसी आप पेन को उठाया, लता हैज अ पेन। अब देखो गलतियां का अब तुम बना देगा। लता हैज अ पेन, तुमको पता है कि हैज यहाँ पे भी मेन वर्ब है और मेन वर्ब में भी 5 है, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम बना रहे हैं इसका नेगेटिव, ध्यान देना। लिखा हमने लता हैज नॉट अ पेन, है ना जी, लता हैज नॉट अ पेन। यहीं पे लिखा लता डज नॉट हैव अ पेन। लता हैज नॉट अ पेन, लता डज नॉट हैव अ। आराम से हर बच्चा सोचो, अपना दिल से सोचना है, और उसी पॉलिसी के अनुसार नहीं। हर बच्चा सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो मुझे चेक करना है। तो मुझे बताओ कि लता हैज अ पेन और लता डज नॉट हैव अ पेन, दो एग्जाम्पल दिया। हाथ उठाइए, राइट दोनों है, एक राइट है, पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है, दूसरा राइट है, पहला रॉन्ग है, दोनों राइट है, दोनों रॉन्ग, क्या मामला है? तो हाथ उठाइए, कितने बच्चों को पहला सही लग रहा है? उठाओ, डरो मत, जिसको मन करता उठाओ। पहला राइट लग रहा है। सेकंड राइट कितने बच्चों लग रहा है? कितने बच्चे कहेंगे नहीं सर दोनों चलेगा? चलेगा दोनों, अच्छी बात। अब देखो हर बच्चा कंफ्यूजन स्टेट में है, हर लग रहा है कि मामला है कहां गलत। अरे लता हैज अ पेन, लता हैज नॉट अ पेन। कुछ कुछ सुनने में से लग रहा था डज नॉट हैव अ पेन, मामला दोनों से लग रहा है। लेकिन बेटा ध्यान दो, लता हैज अ पेन, इसको यहीं पे छोड़ता हूं वैसे, ठीक। और एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पे, लता, ध्यान देना, हैज मतलब मेन वर्ब V5, लता गोज देयर, सिंपल सा, जगह नहीं है, लता गोज देयर। जैसा गोज वैसा हैज, यही तो मेन वर्ब बेटा। अरे हैज में तो रखना, गोज जाना, क्या अंतर हो गया? तो लता गोज देयर। अब इसका बनाया नेगेटिव, तो लता गोज नॉट देयर। ऐसा होता कभी? क्यों नहीं होता है? अंतर बताओ। जब लता हैज नॉट अ पेन हो सकता है, हैज में तुम नॉट लगाया ना जी, तो हैज नॉट क्यों लगाया? हैज क्या था पहले बताओ? हैज था क्या? तो मेन हो तो नॉट लगा नहीं लगाया? अरे लगाया ना बाबू, देखो ना बाबू। अरे कोई पूछे कि हैज क्या है तो क्या बोलेगा? तो नॉट लगाया ना बाबू। तो जब यहां नॉट आ सकता है तो यहां नॉट क्यों नहीं आ सकता है? आई ईट, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, आई ईट नॉट बोलो। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट। क्या ईट नॉट? आई डोंट ईट। तो डोंट ईट क्यों बोलते हो? सोचा कभी विचार से? इसका मतलब यह हुआ कि मेन वर्ब में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग, अगर यहां पे नॉट लगेगा तो यहां भी नॉट लगेगा, ईट के साथ भी नॉट लगेगा, सीट के साथ भी नॉट लगेगा, लाफ के साथ भी नॉट लगेगा। आई ईट अ मैंगो, आई ईट नॉट अ मैंगो। समझ पा रहे बात को? तो कितना बड़ा अपराध ये दुनिया कर रही है, इसकी सजा उसे मिलेगी। मतलब अंग्रेजी में कितना बड़ा गलती लोग पढ़ा रहे हैं और कितना बच्चा पढ़ रहा है, उसको भ्रम है, वो धोखे में है। वो इसी सेंटेंस को तुम पूछना, 10 बच्चे से पूछना, आज पूछना, और कल बताना कि हाँ सर आपने सही कहा था। अलग चीज कैसे बताओ हमको? अच्छा ये देखो कितना बढ़िया बात बोला है। ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो, नाउन है कि नहीं, तो वही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाता है? तो अब ये रहा कहां नौकर। अब तुम जैसे कल तक चला रहा था रिक्शा, आज बन गया डीएम। सुना ना पेपर में जी, रिक्शा वाला बन गया डीएम, तो अब तुम रिक्शा रहा, अब तुम डीएम ना बन गया, अब तो इंस्पेक्टर खड़ा रहेगा जी हुजूर। नहीं समझ पाओ बेटा? हैं? हिंदी नहीं आता हमको, हमको अंग्रेजी में समझाओ। लता हिंदी नहीं क्या फंस देगा तू? लता हैज अ पेन, यहां पे हैज का रोल क्या मुझे बताओ? रखती है, तो रखना इज अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। बस हमको इतना पता करना है कि मेन वर्ब में क्या नॉट लग सकता है या नहीं लग सकता है। मुद्दा ये, मेन वर्ब में नॉट लग सकता है या नहीं लग सकता। अगर लग सकता है तो हर मेन वर्ब में लगेगा, क्योंकि नियम एक समान होता है बेटा, नियम एक समान होगा ना जी सब जगह। हम एक में लगाएंगे, एक में नहीं लगाएंगे तो गलत बात तो हो जाएगा।
तो मेन वर्ब में अगर नॉट लगेगा तो यहां भी लगेगा, वहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। तो जैसा गो वर्ब है वैसा हैज वर्ब है। भाई डीएम बनने के बाद पीछे का सारा पाप धुल गया। अब कोई कहेगा कि रिक्शा वाला है ही था, एक जमाना था, अब क्या बन गया? डीएम। अब चाय वाला बन गया पीएम, तो आज तुमको पीएम बोलना पड़ेगा, चाय वाला नहीं बोलना पड़ेगा। अब मामला बदल गया उसको, अब उसका रोल बदल गया। तो अभी हैज था हेल्पिंग वर्ब, एक जमाना था, कब? जब V3 आएगा तब। अभी यह बेचारा खुद मालिक बना हुआ है, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग लिखो, NOT नोट। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता। हर चीज लिखवा देता हूं ना, टेंशन मुक्त रहो। मेन वर्ब क्या लिखा है जी? हाँ, मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है। एग्जाम्पल तो लिखना ही लिखना है, पहले उसको लिखो ना। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है। इसका मतलब पहला एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? रॉन्ग हुआ ना पहला। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता, गलत हो गया। फिर यह भी गलत हो गया, लता गोज नॉट नहीं होता। तो मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो होता कहां है भाई? लिखो, नॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। नॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। नॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। नॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है। नॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। पहला पॉइंट क्या लिखा? मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता। नॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पहला एग्जाम्पल गलत हो गया ये। अब देखो बेटा, दूसरा देखो, लता डज नॉट हैव अ पेन, ये तुम्हारा सही हो गया, ये तुम्हारा सही हो गया। क्यों? क्योंकि लता गोज देयर का नेगेटिव होता है लता डज नॉट गो देयर। क्या होता है नेगेटिव इसका जी? लता डज नॉट, इसका नेगेटिव बनता है लता डज नॉट गो देयर। ये गो कहां से आ गया भाई? तो V5 में नॉट का प्रयोग नहीं होता, समझ गया बात को? तो ये डज नॉट, और ये V1 क्या बन गया? V1। जैसे ही गोज, नेगेटिव ही डज नॉट गो, डज ही गो, डजंट ही गो, व्हाई डज ही गो। लता गोज देयर का नेगेटिव क्या बनेगा? लता डज नॉट। ये गोज गो कैसे बन गया? क्योंकि V5 और V2 सिर्फ पॉजिटिव में आता है, जैसी नेगेटिव बनाते हैं वह V1 में बदल जाता है। लिख लो अभी, V5 और V2 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। V5 और V2 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। V5 और V2 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। जैसे ही उसका नेगेटिव या कोई और, जैसे ही उसका, फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, V5 और V2 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। जैसे ही उसका नेगेटिव या कुछ और, जैसे ही उसका नेगेटिव या कुछ और सेंटेंस बनाने पर वह V1 में बदल जाता है। जैसे लता गोज, नेगेटिव बनेगा लता डज नॉट गो, डज लता गो, डजन लता गो, वाई डज लता गो, गोज नहीं होगा। फिर आई वेंट, आई डिडेंट गो, डिड आई गो, डिडेंट आई गो। तो वेंट भी गो हो गया और गोज भी गो हो गया। तो सिर्फ V5 और V2 जो है पॉजिटिव में आता है, उसका नेगेटिव बनाते हैं तो V1 में टर्न हो जाता है। इसी प्रकार हैज, तुम्हारा हैज क्या था? V5 था। हैज क्या था बेटा? V5। तो जैसे ही हमने बनाया नेगेटिव तो वही हैज क्या बन गया? हैव। V1 बन गया, V1 हो गया है। चार्ट में चेक करो। तो लता हैज नॉट अ पेन, ये हैज नॉट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हैज मेन वर्ब है और मेन वर्ब में नॉट का प्रयोग नहीं होता। सिंपल फंडा है। अगर हैज नॉट होगा तो गो नॉट होगा, इट नॉट होगा, सिट नॉट होगा, लाफ नॉट होगा, जो होता नहीं है। तो नॉट आता कहां है सर? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक, एक फंडा। यहां पे डज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। आई गो, आई डू नॉट गो, आई गो, आई डू नॉट गो। तो डू नॉट गो क्यों बोला? डू वहां पे काम। अब देखो एग्जाम और देखो, अभी यहां पे देखो, सीखो। देखो हमने कहा, समझो पहले बढ़िया से, लता डज दिस। अब समझिए, लता डज दिस में यहां पे डज क्या काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि ये वर्ब नहीं है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। ये डज क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, अब इसका बनाना नेगेटिव हमको। अब तुम ही बोलो खड़ा होके,
तो अब इसका बनेगा लता। अब ये मेन वर्ब है तो हमको पहले चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब, तो डज नाम का एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है। ये डज नहीं है, ये डज अलग हो गया। अब यहां पे लगाएंगे डजंट, डजंट ये डज नहीं है, ये इस डज को करेंगे डू, अब तब आएगा दिस। इस खेल को समझा? लता डज दिस, ये वाला डज यहां आ गया और ये डजंट नया वाला आया, नया है, न्यू है, ये न्यू डजंट है, समझा? इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है मेन वर्ब। तो ये आ गया डज का डू भी आ गया, तो भी है बात है पॉजिटिव में, और जैसे बनाते नेगेटिव क्या बन जाता है? V1, तो बन गया डू बन गया। तो लता डजंट डू दिस। समझा खेल? मुद्दा बैठ जाओ, यही समस्या है बेटा। तो ही डजंट डू समझ में आ गया। आगे देखिए और देखिए और से। अब देखो एक समस्या है, वहीं आज ही पढ़ लो पूरा जो टाइम लग जाए। इज एम आर वाज वर को आप देखो चार्ट में लिखा होगा वर्ब टू बी, लिखा है नहीं लिखा? तो वर्ब टू बी का हिंदी होता है होना। क्या होता है जी? होना। तो इज एम आर वाज वेयर इज जो भी वर्ड है ये सबका मतलब होना होता है। ये वर्ब टू बी एक ऐसा वर्ब है जो एक्सिलरी हो चाहे मेन वर्ब हो, ये दोनों में काम सेम करता है। इसको बोलते हैं कमजोर टाइप का वर्ब। जैसे कोई पुलिस वाला, जैसे एक सांप है, अब वो अपना समूचा विष निकाल दिया, अब फन छोड़े जा रहा है, सब बच्चों को पता है कि इस पर विष नहीं है, तो सब छेड़ रहा है उसको। समझ पा रहे हो ना? तो कोई व्यक्ति मजबूत था लेकिन वो अपनी आदत से कमजोर बन गया, कमजोर बन गया राजा शासक, तो सब कुछ छेड़ रहा उसको। तो उस प्रकार वर्ब टू बी जो है एक कमजोर प्रकार का वर्ब है। तो चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो, वो अपने साथ नॉट हर हाल में ले लेता है। तो इसको लिख लो, अंतिम नोट है, लिख लो। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। वर्ब टू बी, बोलो वर्ब टू बी का फुल फॉर्म इज एम आर वाज वेयर, याद रहेगा ना? तो वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। वर्ब टू बी मतलब इज एम आर वाज वर। वर्ब टू बी ऐसे लिखो बेटा, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। टू बी, बी मतलब होना। वर्ब टू बी मतलब क्या लिखा? इज एम आर है ना बेटा, है ना? वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। इसके साथ नेगेटिव बनाने पर या इसका नेगेटिव बनाने पर, इसके साथ नेगेटिव बनाने पर हर हाल में, इसका नेगेटिव बनाने पर हर हाल में नॉट लग जाता है। हर हाल में नॉट लग जाता है, चाहे एक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, चाहे एक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है, इसके साथ हर हाल में नॉट लग जाता है, चाहे एक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। एग्जाम्पल दूंगा अभी। अब एग्जाम्पल देखिए, आप खुद रखिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हमने कहा बेटा यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। बोलिए टीचर नाउन है। अब आर के बाद नाउन आया कि नहीं आया? बोलिए आर किस रोल में हुआ? पहला एग्जाम्पल हुआ। इसी का बनाया नेगेटिव, तो यू आर नॉट। अब बोलो आर है मेन वर्ब, नॉट ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो एकमात्र ऐसा वर्ब है इंग्लिश में जो मेन वर्ब होते हुए नॉट लेता है, एकमात्र वर्ब, इसको कहते हैं वर्ब टू बी। क्या कहते हैं? तो यू आर नॉट अ टीचर। ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट। बताइए आर के बाद बिफोर आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। जब एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसी का नेगेटिव बनाया, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है बेटा, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये दोनों हो गया प्रेजेंट टेंस। अब बताओ, इतना पढ़ने के बाद तुम ताते में फंसे रहते, तुम कहाँ से नहीं सीख पाते जी? इसमें ताते थी कहीं है? फिर तो अंग्रेजी को लोग समझ गया बच्चा का खेल, कौनो खड़ा हो गया मास्टर पढ़ा दिया, ताते थी को प्रेजेंट मानो, गाय को फ्यूचर जानो। ऐसे अंग्रेजी पढ़ना होता तो कितना खिलौना हुआ। यही टेंस की बात